हेलो एवरीवन। तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जिसमें आपको 20 क्वेश्चंस डिस्कस किया गया। आज हम लोग उसी को कंटिन्यू करेंगे, एनर्जी कंजर्वेशन ऑडिट पेपर, जिसमें ऑलरेडी हम लोग 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। आज और 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इसी तरह जो है कि आगे की ओर बढ़ते जाएंगे। आप लोग क्वेश्चन एक बार देख लेना है, याद कर लेना है। बहुत इजी क्वेश्चन सब है। थ्योरी यदि अच्छे तरीके से क्लियर है तो इस तरह का क्वेश्चन हम लोग आसानी से डील कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है? इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज्ड। यदि हमको ट्रांसमिशन सिस्टम का परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना है, वो भी किस तरह का परफॉर्मेंस? ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात हो रही है। ओवरऑल परफॉर्मेंस को यदि हमको इम्प्रूव करना है तो कौन सा इक्विपमेंट का इसमें हम यूज़ करेंगे? देखो, जब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात होती है ना, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस को आप इम्प्रूव एक कोई मीटर से या एक कोई इक्विपमेंट से नहीं कर सकते हो। उसके लिए हम लोगों को अलग अलग टेक्निक का यूज़ करना होता है, तभी जाके हम ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे APFC ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, ये एक टेक्निक है जिसके मदद से हम लोग जो है कि ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारा टेक्निक्स हम लोग नॉर्मली यूज़ करते हैं जो कि ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव किया जाता है। लेकिन जब ओवरऑल इसी जगह लिखा रहता, ओवरऑल नहीं लिखा रहता, कहता है कि परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, इन ऑर्डर टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज यूज, तब मेरा आंसर होता ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। लेकिन जब ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात करेंगे तो उस केस में ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर इंडिविजुअली जो है कि सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को, ट्रांसमिशन सिस्टम के ओवरऑल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो आंसर नहीं होगा। स्टार डेल्टा स्टार्टर जो कि हम लोग यूज़ करते नहीं, हम लोग तो मशीन में करते हैं। इंडक्शन मोटर में MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी इंडिविजुअली परफॉर्मेंस को इम्प्रूव नहीं कर सकता। तो आंसर मेरा हो जाएगा नन ऑफ द अबव। फिर ध्यान देना, यदि ये ओवरऑल नहीं होता तो मेरा आंसर रहता ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर। समझ में आ रहा है चीज़ यहाँ पर? ऐसे तो हम सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए, ट्रांसमिशन सिस्टम के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, KVAR कंट्रोलर का यूज़ करते हैं, ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का यूज़ करते हैं। तो और भी बहुत सारा टेक्निक है, मॉडिफाइड करके हम लोग ट्रांसमिशन लाइन के परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। तो इसमें सिर्फ ओवरऑल कह रहा है, इसलिए नन ऑफ द अबव परफेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ध्यान देना है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 21। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। कोजेनरेशन इज द simultaneous generation of, simultaneous co-generation is the simultaneous generation of, ठीक है ना। co-generation जैसे हम आपको बताए थे, ठीक है ना, co-generation is the combination of heat and power। इसमें दो जनरेशन होता है। एक होता है हमारा हीट, ठीक है ना, थर्मल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मतलब पावर। तो सर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा आंसर नंबर A, हीट एंड पावर। मैकेनिकल एनर्जी एंड पावर नहीं होगा, स्टीम एंड कंडेंसेट नहीं होगा, ऑल ऑफ द अबव नहीं होगा। आंसर क्या हो जाएगा? हीट एंड पावर। कोजेनरेशन इज द साइमल्टेनियस जनरेशन ऑफ हीट एंड पावर, मतलब एक ही साथ, साइमल्टेनियस मतलब एक ही साथ, एक ही समय में हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिकल पावर भी जनरेट कराते हैं और जो है कि हीट एनर्जी भी प्रोड्यूस कराते हैं। तो कोजेनरेशन का यही कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट यदि क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए तो आप देख सकते हो क्या कह रहा है। द कोजेनरेशन इज नॉट एप्लीकेबल टू व्हिच टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज। किस तरह के इंडस्ट्रीज में हम लोग कोजेनरेशन का यूज नहीं कर सकते हैं? तो शुगर इंडस्ट्रीज में कर सकते हैं, पेपर एंड पल्प इंडस्ट्रीज में भी कर सकते हैं, रिफाइनरी में भी हम लोग कर सकते हैं। लेकिन हाँ, रेफ्रैक्ट्री या कह सकते हो ब्रिक मेकिंग इंडस्ट्रीज में हम लोग कोजेनरेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो आंसर हो जाएगा हमारा D, आंसर हो जाएगा हमारा D। क्लियर है? समझ में आ रहा बात को? क्वेश्चन को समझना है, स्टेप बाय स्टेप और डील करते हुए जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है?
नेक्स्ट क्वेश्चन पे थोड़ा फोकस किया जाए, क्या कर रहा है, व्हाट इज ए टिपिकल इफिशिएंसी ऑफ ए कोजेनरेशन सिस्टम। किसी भी कोजेनरेशन सिस्टम का टिपिकल इफिशिएंसी क्या होता है। आंसर देखोगे यहाँ पर 58% दिया हुआ है, 68%, 85%, 95%। कोई भी यदि इस आंसर को डील करेगा तो तुरंत मार देगा 95%, लेकिन नहीं, ध्यान रखिएगा जो है कि इस तरह के सिस्टम का जो एफिशिएंसी होता है, द एफिशिएंसी इज 85%। व्हाट इज द टिपिकल इफिशिएंसी ऑफ ए कोजेनरेशन सिस्टम, इट इज 85%। क्लियर है, द आंसर इज 85%। तो इसको भी ध्यान में रखना होगा, ये नहीं कि ज़्यादा है तो 95 मार देना है, नहीं सर 85 आंसर है इसका, तो 85 रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर अब ध्यान दिया जाए, समझा जाए क्या कह रहा है हमारा, विच इज नॉट फंडामेंटल एलिमेंट ऑफ कोजेनरेशन प्लांट। कोजेनरेशन प्लांट का कौन सा इसमें से फंडामेंटल एलिमेंट नहीं है, नॉट कर रहा है मतलब नहीं है। प्राइम मूवर जरूरत पड़ता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर जरूरत पड़ता है, हीट रिकवरी सिस्टम इसका तो नेसेसरी है हमारा, बहुत ज़रूरी है। पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट सिस्टम, हाँ सर इसका जरूरत नहीं पड़ता है, द आंसर इज डी अगेन, द आंसर इज डी। क्लियर है, समझ में आ रहा बात को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, व्हाट इज टैरिफ। टैरिफ किसको कहते हैं, हम जानते हैं सर टैरिफ का मतलब ही होता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या करना, कि कंज्यूमर को प्रोवाइड करना, ठीक है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई टू द कंज्यूमर, दैट इज कॉल्ड टैरिफ। देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस इन द प्लांट, नहीं होगा, द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाई टू द कंज्यूमर, सही है आंसर नंबर बी। ध्यान दीजिएगा इसका आंसर क्या होगा, द आंसर विल बी आंसर नंबर बी। क्लियर, बोथ ए एंड बी नहीं होगा, नन ऑफ दिस नहीं होगा, द आंसर इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज सप्लाई टू द कंज्यूमर। तो टैरिफ का सिंपल डेफिनेशन है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, डोमेस्टिक कंज्यूमर आर चार्ज। डोमेस्टिक कंज्यूमर को किस तरह का चार्ज किया जाता है, फ्लैट रेट टेरिफ, नहीं सर, ब्लॉक रेट टेरिफ, हाँ ब्लॉक रेट टेरिफ जो है कि हमारा जो है कि डोमेस्टिक कंज्यूमर को चार्ज किया जाता है, ठीक है ना। फ्लैट डिमांड, फ्लैट रेट ऑफ पीक नहीं, ये सब नहीं होगा। ब्लॉक रेट टेरिफ ये जो हो गया हमारा, हम लोगों को चार्ज किया जाता है डोमेस्टिक कंज्यूमर के लिए। हम लोग खास तौर पे कौन सा हम लोग को यूज़ किया जा रहा है, हम लोग को जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड चार्ज करती है, जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, वो कौन सा है हमारा, ब्लॉक रेट टैरिफ। क्लियर है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ टैरिफ। ऑब्जेक्टिव क्या है, टैरिफ का क्या क्या हमारा ऑब्जेक्टिव है, उसको हम लोग समझते हैं। रिकवरी ऑफ कॉस्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ पावर, बिल्कुल सर ये तो पहला ऑब्जेक्टिव ही है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन कॉस्ट है, पावर को प्रोड्यूस कराने में जो कॉस्ट आता है उस कॉस्ट को रिकवर करना, बिल्कुल सही है, पहला आंसर सही है। दूसरा रिकवरी ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, हाँ सर ये भी रिकवर करना है, ये भी सही है। सर प्रॉफिट गेन, प्रॉफिट भी कमाना है, बिल्कुल, तभी तो हम जो है कि अपने जो हमारा जो भी वहाँ पर वर्कर है, ठीक है, लेबर है, इंजीनियर्स है, ठीक है ना, जो भी हमारा एम्प्लॉयज़ है उसको पे करना होगा, तभी तो प्रॉफिट गेन करेंगे, तब तो पे कर पाएंगे ना। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ये परफेक्ट आंसर हो गया, सारा चीज़ उसका जो है कि ऑब्जेक्टिव हो गया, तो आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, द टैरिफ इन विच पावर फैक्टर इज टेकन एज रेफरेंस। किस तरह के टैरिफ में हम लोग पावर फैक्टर को रेफरेंस के रूप में कंसीडर करके चलते हैं। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ नहीं, केवीए मैक्सिमम डिमांड टैरिफ नहीं, किलोवाट एंड केवीएआर टैरिफ, ये वाला आंसर सी। ध्यान में रखना, थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना, किलोवाट एंड केवीएआर टैरिफ में पावर फैक्टर को कंसीडर करते हैं, बिकॉज अगेन किलोवाट मतलब एक्टिव पावर, वी आई कॉस फाइव, केवीएआर वी आई साइन फाइव। केवीए नहीं होता है, ठीक है, केवीए में हम लोग पावर फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते बिकॉज वोल्ट एम्पियर होता है, तो ये भी नहीं लेते हैं। ऑल ऑफ दिस होगा नहीं। स्लाइडिंग स्केल टैरिफ इसके बारे में नहीं बताया गया, तो इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। तो आंसर क्या होगा, किलोवाट एंड केवीएआर टैरिफ। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, फिक्स चार्जेस इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर। किस किस फैक्टर पे फिक्स चार्जेस डिपेंड करता है। एनर्जी कंजम्पशन नहीं, एनर्जी कंजम्पशन मेरा वेरिएबल चार्ज है ना। मैक्सिमम डिमांड, हाँ मैक्सिमम डिमांड मेरा क्या है, दिस इज फिक्स चार्ज, मैक्सिमम डिमांड इज द फिक्स चार्ज। नेक्स्ट देखते हैं, पिक लोड डिमांड नहीं, ये फिक्स चार्ज नहीं है। ऑल ऑफ द अबव नहीं हो सकता, आंसर क्या होगा, मैक्सिमम डिमांड।
मैक्सिमम डिमांड इट इज द फिक्स चार्ज। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को? फिक्स चार्ज इसी पर डिपेंड करता है, हम लोग आपको बताए भी थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों को, व्हाट ऑल आर इंक्लूडेड इन द 3 पार्ट टैरिफ। 3 पार्ट टैरिफ में क्या क्या इंक्लूडेड होता है? तो फिक्स चार्ज होता है सर, रनिंग चार्ज भी होता है, सेमी फिक्स चार्ज भी होता है, तीनों होता है। तो ऑप्शन क्या होगा? 1, 2 एंड 3, 1 एंड 2, यहाँ 1, 2, 3 होगा, ठीक है, यहाँ मिसिंग है। आंसर ए 1, 2 एंड 3। क्लियर, ये आंसर ए 1, 2 एंड 3 तीनों होगा, फिक्स चार्ज, रनिंग चार्ज और सेमी फिक्स चार्ज। देखो नाम से ही पता चल रहा है 3 पार्ट टैरिफ 3 चीज है, ठीक है। एक हो गया फिक्स चार्ज, सेमी फिक्स चार्ज प्लस क्या होगा? रनिंग चार्ज। तो ये तीनों को इंक्लूड करिएगा तो हमारा जो है कि 3 पार्ट टैरिफ बनता है। क्लियर, समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिक्स चार्ज इज डिपेंडेंट ऑन व्हाट फैक्टर। फिक्स चार्ज किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ऑलरेडी इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, फिर से लिखा गया लगता है, मैक्सिमम डिमांड पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन देखा जाए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, क्या कह रहा है हमारा, एन इंस्पेक्शन सर्वे एंड एन एनालिसिस ऑफ एनर्जी फ्लो फॉर एनर्जी कंजर्वेशन इन ए बिल्डिंग इज कैरिड एज एनर्जी ऑडिट। इट इज कैरिड एज एनर्जी ऑडिट। किसी भी बिल्डिंग में इंस्पेक्शन किया जाता है, सर्वे किया जाता है एनालिसिस करने के लिए एनर्जी फ्लो, ठीक है ना, कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है, जिससे कि एनर्जी को कंजर्व किया जा सके। क्या प्रोसेस क्या होता है, उसी को एनर्जी ऑडिट कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा? एनर्जी ऑडिटिंग, इसी को कहते हैं एनर्जी ऑडिटिंग। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दिया जाए, इलेक्ट्रिक पावर मीटर इज यूज्ड एज एनर्जी मेजरमेंट मीटर। नहीं, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। बिल्कुल सर, आप बताए थे एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट में इलेक्ट्रिकल पावर मीटर इज एन एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट। पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट मीटर हो नहीं सकता, ऑल नहीं होगा, ठीक है ना। क्लियर, समझ में आ गया बात को? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, फ्यूल इफिशिएंसी मॉनिटर हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग। फ्यूल इफिशिएंसी मॉनिटर से हम लोग क्या मेजर करते हैं? कंबशन इफिशिएंसी नहीं, मशीन इफिशिएंसी नहीं, कैलोरीफिक वैल्यू नहीं, नन होगा इसका आंसर। क्योंकि फ्यूल इफिशिएंसी मीटर से हम लोग जो है कि वॉल्यूम को मेजर करते हैं। फ्यूल इफिशिएंसी मीटर से वॉल्यूम को मेजर करते हैं, अमाउंट ऑफ फ्यूल को मेजर करते हैं, जो कि कंबशन इफिशिएंसी, मशीन इफिशिएंसी और कैलोरीफिक वैल्यू दिया हुआ है। तो आंसर होगा नन ऑफ दीज। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को? यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए, क्या कर रहा है, फर्स्ट स्टेप इन द एनर्जी ऑडिट प्रोसेस। क्या क्या पहला स्टेप क्या होता है? अरे भैया, पहला स्टेप होता है साइट इंस्पेक्शन। हम लोग साइट पर विजिट करते हैं और वहां पर जो जाके घूमते हैं, देखते हैं, है कि नहीं, वॉक थ्रू ऑडिट जिसको कहा गया था, साइट इंस्पेक्शन। तो इनिशियल मीटिंग, स्टार्टअप मीटिंग नहीं, द रिपोर्ट साइट इंस्पेक्शन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको साइट इंस्पेक्शन, ठीक है। एनर्जी ऑडिट प्रोसेस का सबसे पहला स्टेप क्या है? साइट इंस्पेक्शन, INSPCTN इंस्पेक्शंस। क्लियर, समझ में आ रहा बात को यहाँ पर? तो ये हो गया मेरा 36वां नंबर सवाल। 37वां नंबर सवाल में देखते हैं क्या कह रहा है हमारा, द टूल यूज फॉर परफॉर्मेंस असेसमेंट एंड लॉजिकल इवैल्यूएशन ऑफ एवेन्यूज फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ एनर्जी मैनेजमेंट एंड ऑडिट इज। क्या होगा मेरा? फ्यूल सब्सटीट्यूशन, मॉनिटर एंड वेरिफिकेशन, एनर्जी प्राइस, बेंच मार्किंग। बेंच मार्किंग इज द करेक्ट आंसर हियर, ठीक है ना। बेंच मार्किंग इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर इज यूज टू। हाँ भैया, हम जानते हैं स्विच ऑफ द नॉन एसेंशियल लोड। नॉन एसेंशियल लोड जब डिमांड मेरा मैक्सिमम होगा तो समय जो नॉन एसेंशियल लोड है उसको हम लोग क्या करेंगे? स्विच ऑफ कर देंगे। तो स्विच ऑफ एसेंशियल लोड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस नहीं सर। एक्सीड द डिमांड ऑफ द प्लांट नहीं सर। स्विच ऑफ नॉन एसेंशियल लोड इन ए लॉजिकल सीक्वेंस, ये हम पढ़ा चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है ना। मैक्सिमम डिमांड कंट्रोलर के बारे में, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, एक सीक्वेंस में हम लोग जो है कि लोड को डिस्कनेक्ट कर देते हैं यदि डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है, समझ में आ रहा है बात को यहाँ पर? नेक्स्ट अब हम लोग जो है कि आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हम लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कैपेसिटर विथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर when installed in a plant reduces active power from grid, reduces reactive power from grid, reduces the voltage of the plant, increases the load current of the plant। भैया इसका आंसर परफेक्ट आंसर होगा reduce the reactive power drawn from
ग्रिड, ठीक है ना। तो पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट जो है कॉन्सेप्ट यही है कि रिएक्टिव पावर को क्या करना है, घटा देना है, ठीक है ना, जिससे कि ओवरऑल मिला क्या होगा, इंप्रूवमेंट होगा, हमारा एनर्जी कंजर्वेशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, डैश कंट्रोल्स द पावर फैक्टर ऑफ द इंस्टॉलेशन बाय गिविंग सिग्नल्स टू स्विच ऑन और ऑफ, ठीक है ना, सिग्नल्स टू स्विच ऑन एंड ऑफ पावर फैक्टर करेक्शन कैपेसिटर। क्या होता है हमारा डैश कंट्रोलर, कौन सा कंट्रोलर है जो कि पावर फैक्टर को पावर फैक्टर ऑफ द इंस्टॉलेशन बाय गिविंग सिग्नल टू स्विच ऑन, मतलब जो है कि कौन सा कंट्रोलर है जो कि एक तरह से हमारा क्या है, पावर फैक्टर कंट्रोलर है। कहने का मतलब यहाँ पर कंट्रोल्स द पावर फैक्टर, जो कि पावर फैक्टर को कंट्रोल कर सकते हैं। कौन सा कंट्रोलर जो पावर फैक्टर को कंट्रोल करेगा बाय इंस्टॉलिंग ए सिग्नल्स, ऐसा सिग्नल इंस्टॉल करेंगे जो कि स्विच को ऑन और ऑफ करेगा जिससे कि पावर फैक्टर करेक्शन हो सके। इसका एक्चुअली आंसर होगा, देखो इसमें दो आ जाता है, एक होता है मेरा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर और दूसरा इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो अभी यहाँ पर जो परफेक्ट आंसर होगा मेरे अनुसार वो हो जाएगा मेरा ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, जिसको हम लोग जो है कि APFC रिले, APFC कहते हैं। APFC ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर, IPFC जिसको इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर कहते हैं। दोनों ही हमारा पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने का काम करता है, ठीक है ना। लेकिन इसके जगह पर बात करें तो ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर इज द परफेक्ट आंसर हेयर। क्लियर है, ठीक है ना। इसका भी वीडियो जो है कि बना के भेज दिए हैं, आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है ना। 1-2 दिन में सब अपलोड हो जाएगा, जो भी एक आध को जो बचा हुआ चीज़ है, ठीक है, लगभग हम बना के भेजिए दिए हैं, ठीक। डैश डिटरमाइंस द रेटिंग ऑफ कैपेसिटेंस कनेक्टेड in each step during the first hour of its operation and stores them in memory। तो कौन सा हमारा जो है कि जो कि जैसे कि ये भी देखो कि कैपेसिटर की बात कर रहे हैं, मतलब कि पावर फैक्टर को ही इम्प्रूव करने की बात हो रही है, लेकिन इसमें स्टोरेज की भी बात हो रही है, मेमोरी की भी बात हो रही है। तो मेमोरी कहने का मतलब इंटेलिजेंट पावर फैक्टर, ऑटोमेटिक अब नहीं कहेंगे, क्या करेंगे, इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, क्योंकि ये जो है कि जो भी ऑपरेशन होता है क्या करता है, उसको मेमोरी में भी स्टोर करते हुए जाता है, इसलिए तो नाम पड़ा इंटेलिजेंट, है ना। तो थोड़ा सा एडवांस होता है ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर का। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर, ठीक है ना, इंटेलिजेंट पावर फैक्टर कंट्रोलर। तो आज के लिए इतना ही रखा जाए, ठीक है ना। अगले लेक्चर में हम लोग जो है कि आगे की बात करेंगे। ऐसे हम 41 क्वेश्चंस तक आए हैं, 42 क्वेश्चंस। अगले लेक्चर में हम लोग जो है कि 42 से स्टार्ट करेंगे। क्लियर है, थैंक यू।